अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैक्वी सीरीज़ की आर नंबर 25 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आर नंबर 25 होम्योपैथिक ड्राप्स जो कि प्रोस्टेट की डिजीज़ के हवाले से इस्तेमाल कराए जाते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिसमें बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया या जिसे इनलार्ज प्रोस्टेट कहा जाता है, ऐसी कंडीशन में आर नंबर 25 जो होम्योपैथिक ड्रग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्विक रोल प्ले करती हैं। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से और बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया डिजीज़ के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बीपीएच जिसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया या एनलार्ज प्रोस्टेट कहा जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि नॉर्मली जो बड़ी उम्र के मेल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पाई जा रही होती है। अब ये जो इलामात होती हैं बीपीएच के एनलार्ज प्रोस्टेट की, ये नॉर्मली 50 साल के बाद मर्दों के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होने लग पड़ती है। जिन पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा मोटापे का शिकार हों, तो ऐसे अफराद को ये प्रॉब्लम 40 साल की एज के बाद आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होने लग पड़ती है। वैसे ये 50 साल के बाद आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाती है। अब इस डिज़ीज़ के अंदर या इस सिम्पटम्स के अंदर मोस्टली जो पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये वो वाले होते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स विरासतन पाई जा रही होती हैं। जैसे कि अगर आपकी फ़ैमिली में आपके वालिद को ये प्रॉब्लम रही है या आपके दादा को ये प्रॉब्लम रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम रहेगी या हो सकती है। इनलार्ज प्रोस्टेट के अंदर जो प्रोस्टेट की ग्लैंड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो ब्लैडर होता है जिसे मसाना कहते हैं, जिसमें पेशाब सारा स्टोर होता है, जहाँ से ब्लैडर अपना पेशाब खारिज कर रहा होता है, वो जो ट्यूब होती है उसी जगह पर नीचे 7 प्रोस्टेट की ग्लैंड पाए जा रहे होते हैं। अब जो ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ काजेज़ समझी जाती हैं बड़े होने की, लेकिन ऑथेंटिक काज़ अभी तक नहीं मालूम। कुछ केसेस में ये कहा जाता है क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो ऐसे केसेस में तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ते हैं और उस वजह से भी जो ये प्रोस्टेट की ग्लैंड होते हैं ये बढ़ने लग पड़ते हैं। या कुछ केसेस में ये भी देखने मिलते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट जो काज़ है इस ग्लैंड के बढ़ने की वो अभी तक मालूम नहीं है। जब ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बड़े हो जाते हैं तो जो मेल पेशेंट्स होंगे उनकी सिम्पटम्स इस तरह से होंगी कि एक तो उनको अपने जो यूरिन होगा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब कि अचानक से बहुत शिद्दत वाला उनको छोटा पेशाब आने लग पड़ेगा, या कभी कभार ऐसे भी होगा कि जो ही वो यूरिन करके आते होंगे तो थोड़ी देर के बाद उनको दोबारा से ऐसे फील होगा कि जैसे दोबारा से उनको छोटे पेशाब की हाजत महसूस हो रही है। या सम टाइम ऐसे होगा कि जो उनका यूरिन का फ्लो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस प्रेशर के साथ वो पहले अपना छोटा पेशाब खारिज करते थे, अब उस तरह से उनका छोटा पेशाब खारिज नहीं होता, बल्कि कतरों-कतरों की शक्ल में आहिस्ता-आहिस्ता साथ खारिज हो रहा होता है। या कभी-कभार जो पेशाब वो खारिज कर रहे होंगे तो शुरू में उनको सीवियर किस्म का चुभन वाला पेन फ़ील होने लग पड़ेगा अपनी पेशाब वाली नाली के अंदर। इस सारी सिचुएशन के अंदर सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन बनती है वो तब होगी कि जब पेशेंट को साथ किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम या ब्लैडर स्टोन्स की प्रॉब्लम भी रह रही हो। क्योंकि जब पेशेंट का पेशाब सही तरह से खारिज नहीं हो पाएगा तो ऐसी सूरत में जो रेत के ज़रात होते हैं या छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो ब्लैडर के अंदर ही रहने लग पड़ते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो जमा होकर एक बड़ा पत्थर बनने लग पड़ते हैं। तो जब पेशेंट का यूरिन का फ्लो वैसे ही डिस्टर्ब होता है, ऊपर से साथ उनको ये ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग पड़ती है और वो जो स्टोन का साइज़ होता है वो बढ़ने लग पड़ते हैं। तो ऐसे में फिर अचानक से पेशेंट का जो यूरिन होता है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और तो साथ पेशेंट की किडनीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग पड़ेंगे।
मोस्टली पेशेंट्स का ऐसे केसेस के अंदर ही जो नेफ्रॉन होता है वो डैमेज होने लग पड़ता है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो ये प्रोस्टेट का ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आया इसकी डायग्नोजिंग के हवाले से भी कोई प्रोसेस अवेलेबल है कि नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि डायग्नोजिंग का प्रोसेस कंप्लीटली यहाँ पर अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के हवाले से। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या बड़े जो मेडिकल कम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं, वहाँ पर कंप्लीट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ऐसी कंडीशंस की डायग्नोजिंग के हवाले से। जैसे कि ऐसे पेशेंट्स का जो यूरिन का फ़्लो होता है, सबसे पहले उसका टेस्ट कराया जाता है कि ये यूरिन का जो फ़्लो है, वो डिस्टर्ब हुआ है या डिस्टर्ब नहीं है। और इसके अलावा जब पेशेंट यूरिन ख़ारिज कर लेता है, तो आया उसके बाद उसके ब्लैडर के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर मज़ीद यूरिन रह जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स का यूरिन आरी और यूरिन कल्चर, ये दोनों टेस्ट भी कराए जाते हैं। और अगर ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो या प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हों, तो ऐसी कंडीशन में सीरम पीएसए लेवल ये भी चेक कराया जाता है। जिन पेशेंट्स का यूरिन वक्ती तौर पर बंद हो जाता है और साथ उनकी किडनीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लग पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इन पेशेंट्स का कंप्लीट आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है। या कुछ मेडिकल कम्प्लेक्सेस में साथ सिस्टोस्कोपी का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिसमें एक छोटा सा कैमरा फ्रंट से यूरिन की जो ट्यूब होती है उसके ज़रिए दाखिल किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि पेशेंट की कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब इनलार्ज प्रोस्टेट के हवाले से ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसके लिए रैक्विच की आर नंबर 25 जो होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करती हैं। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि 20 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है, कभी-कभार आपको ये प्रॉब्लम साथ फ़ील होती हो, यूरिन फ्लो के डिस्टर्ब होने की और साथ प्रोस्टेट एनलार्ज की प्रॉब्लम भी हो, ऐसी कंडीशन में आप इसके 15 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। अब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे ही आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कंडीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो, मतलब कि आपको पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का फ़ील होता हो, यूरिन का फ़्लो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो फिर वहाँ पर आप R25 के साथ सैबल सरलाटा 200 पोटेंसी में आप साथ इस्तेमाल करेंगे। R25 के आपने 20 कतरे और सैबल सेरेलाटा 200 के आपने 8 कतरे 1 कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने होंगे 3 टाइम। कंडीशन नॉर्मल होने की सूरत में आप जस्ट फिर R25 को ही यूज़ करेंगे। इन लार्ज प्रोस्टेट वाले जो पेशेंट्स होंगे वो कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, गोश्त, करारे चावल या अचार, इन चीज़ों से लाजमन वो परहेज़ करें। जितना अपनी तरफ से परहेज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मेडिसिन के बेस्ट रिज़ल्ट देखने में मिल रहे होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। या अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।